जनाब अहमद अवैस, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एंड एडवोकेट जनरल पंजाब, जनाब फरहान शहजाद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल पंजाब, पंजाब बार काउंसिल, सॉरी हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तो वो पाकिस्तान बार काउंसिल इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं पंजाब बार काउंसिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की कि जो इन्होंने इक़दाम किए हैं, हालिया जो अदालतों में वाक़यात हुए हैं और उन पे जो इन्होंने इक़दाम लिए हैं, मैं समझता हूँ वो इक़दाम बहुत अच्छे हैं और तारीफ़ के लायक हैं और मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये इक़दाम बहुत ज़रूरी थे, ज़रूरी हैं और ज़रूरी रहेंगे। जब तक इन इक़दाम को आप नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। ख़ास तौर पे वकला बरादरी जिनका काम जजों की मावनत करना है, कानून बताना है, केस को आर्ग्यू करना है, एविडेंस रिकॉर्ड करानी है और बहस करना है अदालत में जाके अपने मुकदमे की, वो बजाय इन चीज़ों को करने के जज के साथ बदतमीज़ी करें, उसके साथ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करें, उसके साथ फिर फिज़िकल हो जाएं, ज़ोत-कोप करने की कोशिश करें या ज़ोत-कोप कर दें उनको। ये पॉसिबली वकील जो कि एक बेसिक उसकी एजुकेशन होती है रीजनिंग के साथ, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। An advocate is supposed to be a person of reasoning and a person of law, and उसके साथ ही उसको ये भी मालूम होता है कि मालूम होना चाहिए कि मेरे को अपनी अदालत के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एटिकेट्स आपकी पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार, ये लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट और रूल्स का हिस्सा है। हमारे वकील साहिबान क्या उन कैनन्स को भूल गए हैं या कभी उन्होंने शायद देखना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये सारा तनाव, ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर बार काउंसिल को जब वो किसी वकील को इनरोल करे तो उसको अपने सामने उस कैनन को पूरी तरह से पढ़ाना चाहिए और उसको अगर समझ में कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसको समझाना भी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये क्या, इसका मतलब क्या है। उन कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट को आप उर्दू में भी तर्जुमा कर दें, उसको भी रूल्स का पार्ट बना दें और फिर उसको हर इनरोल्ड जो वकील होता है उसको वो उन कैनन्स को पढ़ा दें। ये एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ इब्तिदा होगी, ताकि वकील जब वकील बन के निकलता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा अपने ब्रदर लॉयर के साथ क्या कंडक्ट होगा, मेरा अपने क्लाइंट के साथ क्या कंडक्ट होगा, मेरी जिस अदालत में मैं पेश होता हूँ उसके साथ मेरा क्या कंडक्ट होगा। ये तीन चीज़ें तो उसको बहरहाल मालूम होनी चाहिए जैसे ही वो अपनी फील्ड में कदम रखता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ बार काउंसलें और बार एसोसिएशन बहुत ज़्यादा मावन किरदार अदा कर सकती है। एक बहुत ही अहमद कयूम साहब ने बात और फिर और भी मेंबरान ने, जनाब इकबाल साकिब साहब ने भी कहा, हाजी अफजल दराला साहब ने भी कई बातें, बशारतुल्लाह साहब ने भी बहुत कीमती बातें करी हैं, फिर वसीम मुमताज़ मलिक साहब ने भी बड़ी भारी भरकम बातें की हैं, सब ने मिलके, अहमद अवैस साहब ने, फरहान शहजाद साहब ने। एक चीज़ जो मुझे आज की जो गुफ्तगू हो रही थी
जो बातें मैं सुन रहा था उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पॉसिबली इग्नोर हो गया है या उसके ऊपर अभी तक तवज्जो नहीं दी गई है। वो ये है कि जिस दिन आप किसी वकील को बार काउंसिलें इनरोलमेंट देती हैं, वो अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलता है बार काउंसिल के ऑफिस से, उसको पता नहीं होता है कि मैंने क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे मिलूं। जिनका ताल्लुक पहले से लीगल फ्रेटर्निटी के साथ होता है वो तो अपने रास्ते बना लेते हैं, कोई ना कोई तरीके के कार करके किसी चैम्बर को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं अपने साथ। लेकिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनका कोई वास्ता नहीं होता, जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट एक रॉ तरीके से आते हैं, तो उनके लिए बड़ी सीरियस डिफ़िकल्टी होती है कि वो क्या करें। वो कोर्टों में चले जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे वकील आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, किसी से मुलाकात नहीं, क्या करें, क्या किस तरह इब्तिदा करें, कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में दाखिल हुए। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल्स जो हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि जिस दिन जिन वकीलों को इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट मिलता है, नॉट एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट और एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एज एन एडवोकेट, उसको बार काउंसिल की एक कमेटी हो या चंद 2 मेंबरान हो या 3 मेंबरान हो, वो उसको बुलाएं, अपने पास उसको इंटरव्यू करें, पूछें कि भाई आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो हमने दे दिया है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने इस प्रोफेशन में आने के लिए क्या इक़दामात किए हैं, आपने किसी चैम्बर से बात पहले से की हुई है, पहले से किसी वकील साहब से बात की हुई है, किसी इदारे से आपने बात की हुई है जहां आपको अकोमोडेट किया जाएगा। अगर तो वो तसल्ली बख्श जवाब देता है जिससे आप समझते हैं कि हाँ ये अपना रास्ता खुद बना रहा है, बनाने का इसने इक़दाम कर लिया है, ठीक है। लेकिन जिसको कुछ भी नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है, तो वहाँ आपकी ये कमेटी जो है, जो इनरोलमेंट के बाद है, अगर आप बनाना चाहें और मेरी तजवीज़ है कि आप बनाएं, उसको फिर गाइडेंस आप दें। और उस गाइडेंस से लेने से पहले आपके पास सारे हक़ाइक़ हर चैम्बर के मौजूद होने चाहिए, हर चैम्बरों की रिक्वायरमेंट का आपको मालूम होना चाहिए, हर सीनियर वकीलों के दफ्तरों में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी की मज़ीद गुंजाइश है, कितने वहाँ से मूव करके आगे चले गए हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, उनके पास गुंजाइश है अकोमोडेट करने की, उनके पास गुंजाइश नहीं है अकोमोडेट करने की। ये सारी मालूमात आप पहले से अपने पास इकट्ठा करके रखें। और फिर हर आदमी को जो भी आपके इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेके जाता है उसको बोले भाई आप फलाना चैम्बर में चले जाएं और फलाना वकील साहब से मिल लें, वो आपको अपना काम शुरू करने में आपकी मदद करेंगे और आपको एज ए जूनियर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक मेरी तजवीज़ है, एक मेरा एडवाइस है कि आप इस तरह से कोई अपना कमेटी बनाने की कोशिश करें बार काउंसिल, इसमें बार एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करें अपने साथ, और ये ओपनिंग नए एडवोकेट्स को प्रोवाइड करें, ये इसके लिए ये रास्ता बनाएं उसके लिए, ताकि वो ऐसा नहीं कि जंगल में जाके घूम जाए, उसको कुछ पता नहीं कि अब मुझे क्या करना है, वो किसके हाथ चढ़ जाएगा पता नहीं, और वो क्या काम करना शुरू कर देगा पता नहीं। तो चूंकि आपका काम है एज अ बार काउंसिल कि वकीलों की हिफाजत भी करनी है, आपने उनकी मामलत भी करनी है, उनकी मदद भी करनी है, तो शुरुआत इस मदद से हो तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा एहसन काम कोई और नहीं होगा। आज जो बातें सुनी हैं, दोबारा कहूँगा,
जनाब मोहम्मद इकबाल साकिब साहब की, हाजी अफजल दरल्ला साहब की, बशारतुल्लाह खान साहब की, अहमद कयूम साहब की, वसीम मुमताज़ मलिक साहब की, अहमद उवैस साहब की, फरहान शहजाद साहब की। बड़े दिल से निकली हुई बातें हैं ये सारी, और दिल को लगती भी हैं बहुत, और बहुत सारी सच बातें भी हैं जो की गई हैं, और जो हालात वाक़यात का जिक्र किया गया है। आप बात मत करो। जो हालात वाक़यात का जिक्र किया है वो मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी सदाकत है, वो मौजूद हैं। और जो मैंने अभी ये वीडियो आपकी देखी, लगता है कि पंजाब बार काउंसिल बहुत सीरियसली इन मामलात को एड्रेस कर रही है, और ना सिर्फ वकीलों की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है, इन वकीलों की प्रॉब्लम के एड्रेस होते हुए साथ साथ उनके लिटिगेंट्स की भी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती हैं, अदालतों की भी प्रॉब्लम एड्रेस हो जाती हैं। और ये काम मैं इसकी बहुत तारीफ़ करूँगा। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसमें मज़ीद चर्चान पैदा करें और मज़ीद आगे बढ़ें इन मामलों में। वकला और जज साहबान का एक्चुअली दामन का साथ है, ये कभी एक दूसरे के एडवर्सरी हो नहीं सकते, ना हैं। एक घर है, उस घर के अंदर जज साहबान बैठते हैं, और उस घर के अंदर दाखिल होते हैं वकला साहबान अपने काम के सिलसिले में, अपने मौकिल की मावनत करने में, और जज की, अदालत की असिस्टेंस के लिए। तो ये जज और वकला बरादरी जो है ना, जज तो अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, सुन रहा होता है, वकीलों के फैसले दे रहा होता है। असल काम इस घर की हिफाजत करने का जो तारीखी तौर पे होता रहा है, ये वकला ने किया हमेशा, और आज भी इसकी तायीद की गई है, बताया गया है बहुत मजबूत लफ्ज़ों के साथ कि हम इस घर को कभी किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी तकवीत वाली बात है। वकील और जज साहबान हमेशा से साथ हैं, साथ रहते हैं। साथ इन सेंस ये है कि एक उस तरफ बैठता है, एक इस तरफ बैठता है, वकील अपना केस आर्ग्यू करता है, जज अपना फैसला देता है। इसमें किसी को झगड़ने की, नाराज़ होने की बात नहीं, ना होना चाहिए। दो साइड के वकील होते हैं, एक साइड को पॉसिबली कामयाबी होती है, एक को नाकामी होती है, और ये जज वकील साहिबान रोज़ देखते हैं, उनके साथ ये चीज़ रोज़ होती है। वो कुछ केसेस में वो जीतते हैं, कुछ केसेस में वो हारते हैं। उसके आगे कानून के अंदर मज़ीद रेमेडियाँ दी हुई हैं। अगर आप समझते हैं कि उसके अंदर फैसले में कोई गलती हुई है, आपको मौक़िल चाहता है कि उसके अंदर आगे पैरवी की जाए, तो आप अपील दाखिल करें। एक बड़ा सुकून से एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम बना हुआ है अदालती, जिसके तहत ये अदालती मामलात, या जैसे कहते हैं मुकदमों के मामला, वो एक अदालत से, निचली दर्जे की अदालत से लेके ऊपर की दर्जे तक अदालत तक का पूरा कानून लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है। तो वो, और ये अदालतें एग्जिस्ट इसीलिए करती हैं
कि एक फैसला गलत हो तो दूसरी अदालत उसके फैसले को सही कर दे, दूसरी भी अगर गलती कर जाए तो वो तीसरी अदालत ऊपर जो और है वो कर दे, और बाकी जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो उस मामले को ख़त्म हो जाता है। उस पर आप बहस मुबाहिसा ज़रूर कर सकते हैं, फैसले के ऊपर कमेंट जायज़ किस्म का ज़रूर कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई झगड़े की वजह नहीं बना सकते या नाराज़गी की वजह नहीं बना सकते, और उसके ऊपर एक कांस्टेंट किस्म की रनिंग का ग्राउंड नहीं बना सकते। उसके ऊपर एक क्रिएटिव किस्म का क्रिटिसिज्म हो सकता है, अपना ओपिनियन दिया जा सकता है, और ये होता है हमारे माशरे में, और इसका हम कोई जज साहबान बुरा नहीं मानते हैं। एक लिमिट में रह के वो अपना क्रिटिसाइज़ करें, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करें, अपना ओपिनियन दें, अपनी बातें करें फैसलों के ऊपर, मोस्ट वेलकम। इससे हम उन बातों को सुनेंगे, हम उनको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि ये बात मुनासिब है या नहीं है, और फिर हम उसको अपने अगले फैसलों के लिए करामत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जहन बना लेना कि भाई अदलिया का रुझान ये है, भाई अदलिया का कोई रुझान नहीं होता, अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता, और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं, कानून नहीं बदलता उसमें ऐसा नहीं होता। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। हमने कम से कम हमेशा से ये किया है, अपने जजों को भी मैं देखता हूँ वो भी यही कर रहे हैं, और मेरी दुआ है कि ये सब इदारे ऐसे ही चलते रहें, अच्छी तरह से चलते रहें, और मुतहर्रिक होकर चलें, तरक्की पाएँ। साथ ही साथ वकला और जज कोर्ट के मामलात भी बहुत अच्छी तरह से चलें। हम मुस्तकिल बात करते हैं बार के मेंबरान के साथ, आपकी लीडरशिप हमारे पास जब भी आने को कहती है उनको हम बहुत मोस्ट वेलकम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके कोई मसाइल होते हैं उसी वक्त जो हल होने वाले होते हैं उनको उसी वक्त हल करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। और कुछ मामलात या मसाइल ऐसे होते हैं जिसके अंदर तवज्जो चाहिए होती है और दूसरे लोगों का भी इनपुट चाहिए होता है, तो उसको फिर रख लेते हैं कि चलो मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और दूसरों की भी इनपुट लेंगे इसके, और वो भी फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई उसका सेटलमेंट हो जाता है। अभी एहसन भुन साहब आपके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्ट हुए हैं, इन्होंने मुझसे आके बात करी है, बहुत ही लंबी गुफ्तगू करी है, ऑलमोस्ट 2 घंटे बैठे रहे मेरे पास, और सारे एक एक करके इन्होंने अपने बातें की जो जो ये करना चाहते थे। कुछ बातें जैसी थी ऐसी जिसको उसी वक्त मैंने कहा कि ये तो हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें वर्किंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा साहब मैं फिर दोबारा आएंगे, बात करेंगे इस मामले। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है वकील और जजों का। तो वकील के अंदर और जजों के अंदर किसी किस्म का टेंशन होना, ये तो बात मेरे को समझ में नहीं आती, ये कैसे होता है, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ एक SOPs बने होने चाहिए या कोई रेगुलेशंस बने होने चाहिए, इसी तरह से हमारी कोर्ट में भी किसी किस्म के रूल्स और रेगुलेशन बने होने चाहिए कि अगर किसी वकील को कोई पर्सनल प्रॉब्लम किसी कोर्ट के साथ है तो वो उस चैनल पे जाके अपनी बात कह दे, बजाय इसके कि वो एहतजाज करना शुरू कर दे वहां पे खड़ा होकर और ये कहे कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं समझता हूं
अदालती मामलात में तो हमारे पास ऐसे चैनल ऑलरेडी हैं, लेकिन आप बुक क्लब में भी बार काउंसिलें हैं, बार एसोसिएशनें हैं, उनको इस किस्म के चैनल बनाने चाहिए ताकि वकीलों की जो भी मसाइल हों, प्रॉब्लम हों अदालत से रिलेटेड, उसकी फ़ौरन उसका टाइमलाइन देना चाहिए कि इतने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होगी, हैं, उसकी बात की कोई ना कोई उसका नतीजा निकलेगा। तो बार उसकी बात सुनेगी, बार अपने रिप्रेजेंटेटिव लेके जज साहब के पास जाएगी, जज साहब से मिलेगी और जज साहब से मिलने के बाद अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाएगी और अपनी बात बता देगी कि ये है और अपना सोल्यूशन उसका निकाल लेंगे। ये हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है अदालत में वो पेंडेंसी ऑफ केसेस का है। वो हमारे को थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी है। ये कोरोना पेंडेमिक ने हमारे थोड़ी सी ये सिचुएशन क्रिएट की है और ये कोरोना पेंडेमिक से अब तो शुक्र है पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतर हालात हैं। अल्लाह करे ये बिल्कुल इससे हमारी जान छूट जाए, लेकिन ये अभी तक है। अभी कल क्या हो हमें नहीं मालूम। एक आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं कि ये वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया, वो वेरिएंट आ गया। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ये किसी को इल्ज़ाम देना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वबा है तो वो है, उसको डील करना चाहिए। तो इस वबा की वजह से हमारे पास पेंडेंसी बढ़ गई है और भी कुछ वजूहात थी जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ आएँ, बैठें, बात करें और इस पेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारे जज साहब तैयार हैं करने के लिए। वकील बरादरी को भी इसी तरह से करें। मैं अपनी अदालत में जितने केसेस में लगते हैं, मैं वो केसेस पूरे सुन के उसी दिन कोर्ट में बैठे हुए डिसाइड कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कोई केस एडजन ना हो। ऑफिस को इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी में एडजनमेंट आई हुई है या कोई प्रॉब्लम है तो वो केस को निकाल के दूसरा केस लगा दे मेरे साथ, क्योंकि एक दफ़ा मेरे पास लिस्ट हो गया, दैट आई विल डिसाइड इट ऑन दैट वेरी डे। तो पेंडेंसी को कम करने की कोशिश हमारी बहुत ख्वाहिश है कि ये पेंडेंसी हमारी कम हो। इसमें पेंडेंसी को बढ़ा के रखने में हमारे कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें लिटिगेंट सफ़र करता है, लिटिगेंट सफ़र करता है। आप आएँ, पेशी लगाएं, चले जाएं। जज साहब ने देखा, तारीख का ऑर्डर लिखाया, चले गए अपने चैम्बर में, उसको तो कुछ नहीं हुआ। लिटिगेंट कहता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो तारीखें भुगताने तो नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे मुकदमे का फैसला सुनने आया हूँ और मेरे मुकदमे का जल्द से जल्द फैसला हो। मेरी प्रॉब्लम है, एक कांस्टेंट मेरी लाइफ के साथ ये चिपका हुआ है, इसका सलूशन होना चाहिए मेरे पास कोई। इस स्टेज पे हो जाए ख़त्म, दूसरी स्टेज पे चला जाए, दूसरी से भी स्टेज हो जाए, तीसरी स्टेज पे भी चला जाए, ताकि ख़त्म हो, मेरी जान छूटे। इट्स डिसाइडेड। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और जिसको हमें बहुत तवज्जो के साथ, गौर के साथ डील करना है। और मैं समझता हूँ बार के मेंबरान इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। एक तो बशारा साहब ने भी शायद जिक्र किया इस बात का, फ्रिवलस लिटिगेशन। हमारे पास सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी अदालतों में, फ्रॉम लोअर टू द टॉप, दैट वी आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद फ्रिवलस लिटिगेशन। कोई भी आदमी होता है, उसको किसी से कोई नाराज़गी हो जाती है, यार बना के केस दाखिल करते हैं। अब वो क्रिमिनल भी केस दाखिल कर देता है, वो सिविल भी दाखिल कर देता है, दूसरा आदमी लटक गया, उसको वो तो कहता है चलो मेरा तो काम बन गया, इसको लटका दिया। तो हमारी अदालतें, हमारे वकील बरादरी को इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए।
वकील के पास केस आता है, सुनता है, क्लाइंट की बात सुनता है, कागज़ों को देखता है और बताता है कि यार ये केस तो बनता नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि ये केस कोई तो बताए ना कोई बात। बल्कि वो झूठे कागज़ लेकर आता है। वकील तो एक नज़र में देख के पहचान जाता है कि ये क्या क्या कागज़ हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनमें जाली कौन सा कागज़ है और सच्चा कागज़ कौन सा है। इसी तरह जज पहली दफ़ा देखता है, पहचान लेता है कि ये क्या कागज़ है। तो ये फ्रिवलस लिटिगेशन का हमारे पास एक बहुत बड़ा बैगेज है। आप वकील बरादरी हैं, आप ही का काम है मुकदमात को लेकर आना, कोर्टों में दाखिल करना। इन चीज़ों को आप गौर करें और फ्रिवलस लिटिगेशन को कोशिश करें कि ये कम बिल्कुल ना ख़त्म ही हो जाए कोर्टों में से। एक जायज़ किस्म के केसेस कोर्टों में आएँ जिसके सुन के कोर्ट अपना फैसला दे और वो दोनों पार्टियों के दरमियान प्रॉब्लम का सलूशन। एडीआर का भी सिलसिला है। एडीआर हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से इसके ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसने किसी किस्म के रूट बनाए नहीं हैं। ये एडीआर जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो बाय एग्रीमेंट होती है, और जिस पार्टी ने फ्रिवलस लिटिगेशन करना है तो वो किसी चीज़ को एग्री नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, तो वहाँ तो एडीआर फेल हो जाएगा हमेशा। लेकिन जहाँ जनरल डिस्प्यूट्स होंगे और जहाँ पार्टी एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए तैयार होगी, वहाँ तो एडीआर हो सकता है, और वहाँ एडीआर हो के मुकदमों का प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल आए। तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30% केसेस इसी तरह से कोर्ट में आने से रुक जाएंगे। लेकिन वो एडीआर को अडॉप्ट करने के लिए आप ही वकीला बरादरी का हमें साथ चाहिए, आप ही वकीला बरादरी का साथ चाहिए। हमने रूल बनाए हुए हैं, कानून बना हुआ है, उस पर अमल दरामद करें। एडीआर का इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल वायबल करें, आप बार काउंसिल के लेवल पे वायबल करें। वो हमने एक्सपर्ट्स वगैरह बना रखे हुए हैं एडीआर वाले, उनसे एडीआर को मैटर रेफ़र कराएं कोर्ट्स के थ्रू और फिर वो एडीआर करवाएं। मज़ीद मैं समझता हूँ उसके अंदर रूल मेकिंग की गुंजाइश है, लेकिन वो अगर आके आप बैठ के बात करें तो वो रूल मज़ीद और बनाए जा सकते हैं उस मामला। एडजमेंट का मसला है वकीला बरादरी का। ये जैसे किसी जज साहब के पास अगर 50 केस लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो 50 केस तो एक दिन में सुन नहीं सकता है, ये तो हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कम से कम 10 केसेस ऐसे होते हैं वो जज साहब सुन सकते हैं, और वो सुनने वाले केस जो 10 केसेस हैं उसमें अगर एडजमेंट आ जाए तो वो पूरा का पूरा बोर्ड ख़त्म एडजन हो जाता है। तो इसमें वकीला बरादरी से दरख्वास्त है, इनसे रिक्वेस्ट भी है मेरी कि वो एडजमेंट का कल्चर को ख़त्म करें। केस कोर्ट में लग जाए उसको चलाएं, खुद नहीं जा सकते अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, एक दूसरा वकील साहब जाएं उस केस को चला लें। लेकिन केस की जब एक दफ़ा तारीख लग जाए तो उसको फिर एडजन नहीं होना चाहिए। एडजमेंट की सिर्फ वजह यही हो सकती है कि साहब अब मैं क्या बताऊं, कोई एक्सट्रीम वजह हो तो उस वजह के ऊपर आप जाके एडजमेंट ले लें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होना चाहिए अदालतों का, और अदालतों का हाल मकदूश ये है नीचे की अदालतों का। मैंने देखी हैं बहुत सारी अदालतें, यहाँ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी गया हूँ, देखा है कुछ हिस्सा मैंने, कराची का भी देखा है, पेशावर का भी देखा है, कोयटा का भी देखा है, और इस्लामाबाद तो बहुत ही ख़राब हाल है उसका। मैं समझता हूँ इस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। जज साहबान को भी, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहाँ पे क्लाइंट्स के लिए, वकीलों के लिए, जजों के लिए प्रॉपर सहूलतें हों, अदालतों की बैठने की, केस की पैरवी करने की, सारी चीज़ें आजकल के जो 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को देखें, आप अपने इंस्पेक्शन जजेस से रिपोर्ट लें अपने सारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की थ्रू आउट प्रोविंस ऑफ पंजाब, और ये बताएं कि क्या किस किस जगह पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आप उसका प्रोविज़न का बंदोबस्त करें। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की भी बात की गई, इस पे एस.एन. भुन साहब ने भी मुझसे बात की थी। आइन के अंदर उसका तयन किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैसे होगी, ना उसमें हमारे कोई अपना कानून है ना कोई कुछ और है, वो एक पार्लियामेंट ने आइन बनाया हुआ है। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोनाउंसमेंट्स हैं कोर्ट की, हमारी सुप्रीम कोर्ट की। आखिरी जजमेंट जो पॉसिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाली है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आके खुद हमारे से ली थी, सुप्रीम कोर्ट से ली थी। उसको हम मद्देनज़र रख के 5 मेंबर बेंच का जजमेंट है, आगे बढ़ते हैं जजों को बनाने के बाद। अच्छा, इसमें वकला की इनपुट ली जाती है, हमेशा ली जाती है। फिर जुडिशल कमीशन में वकला के एक नुमाइंदे बैठे होते हैं वहाँ पे, वो भी उनको पूरा इख्तियार है कि वो जो भी बात कहना चाहें वो कहें जुडिशल कमीशन में, अपनी वो जो उनका मैंडेट है वहाँ पे जुडिशल कमीशन में कहने का, वो बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उसके बाद फैसला होता है। पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि वो जुडिशल कमीशन चूँकि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया है, बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है, बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है, हर मेंबर को अपनी बात कहने का हक है, हर मेंबर अपनी बात कहता है। ये नहीं है कि चीफ जस्टिस जो चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से कर लें, ऐसा नहीं होता। अब मेरे साथ ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने देखे वो ज़माने भी कि जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की, चैम्बर में बुला के बात की और तय हो गया कि इनको बनाना है, बनाना है। जुडिशल कमीशन में गए, फॉर्मेलिटी हुई, ख़त्म, 5 मिनट 2 मिनट में जुडिशल कमीशन ख़त्म। अब नहीं होता ऐसा। अब जुडिशल कमीशन 3-3 घंटे तक बैठा रहता है, 4-4 घंटे तक बैठा रहता है, डिलिबरेशन करता रहता है, डिलिबरेशन करता रहता है। उसमें आपकी तरफ से भी इनपुट सारी आती रहती है, और उस डिलिबरेशन के बाद बाकायदा एक वोटिंग होती है। उस वोटिंग के अंदर अगर मेजॉरिटी वोट आ जाता है तो आदमी थ्रू हो जाता है जुडिशल कमीशन के साथ। नहीं होता, नहीं होता, उसकी बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये जो इदारे के अंदर एक बात करने का जो पहलू उजागर किया है, और दिल की बात करना और दिमाग की बात करना और अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बात करना, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और जमहूरी रिवायत के मुताबिक है। इससे जजों के सिलेक्शन के मामले में बहुत काम ये सपोर्ट करेगा ये जो तौर तरीका है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और अच्छे से अच्छे लोग माशाल्लाह आएंगे, जजेस बनेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस है, चल रहा है, और कोई आजमाइश नहीं है इसके अंदर। ये एक प्रोसेस है जो इंडक्ट हो गया है, और इस इंडक्शन को इंशाल्लाह हम आगे चलाते रहेंगे, और एक जमहूरी रिवायत के तहत मामलात को डिसाइड करेंगे कि कौन जज के हमारी जुडिशल कमीशन की मेजॉरिटी जिसको चाहती है बनाना वो बनाएगी, और जिसको नहीं चाहती नहीं बनाएगी, बात ख़त्म है। चीफ जस्टिस का इसके अंदर कोई ना तो कोई कास्टिंग वोट है ना कुछ है, ये गॉट अ सिंगल वन वोट। अगर मेंबर्स एग्री करते हैं जुडिशल कमीशन के रिकमेंडेशन से, वेल एंड गुड, नहीं करते ओके, विल कंसीडर समवन एल्स, ठीक है। तो ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि इन चीज़ों को आप एब्जॉर्ब करें अपने अंदर और एक अच्छी रिवायत बनाएं। तो ये रिवायत की बुनियाद मैंने अपनी टर्म में डाल दी है। अल्लाह करे ये रिवायत ऐसे ही चले और
अच्छे से अच्छे लोग जज बन सकें। इसी इदारे की आकबत, इसी में इस इदारे की भलाई है, कामयाबी है, नाकामी है, जो भी है। हमारे आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमेशा अच्छे रहने चाहिए। गिले शिकवे होने चाहिए, गिले शिकवे बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उन गिले शिकवों को हम एक महज़िब इंसान, पढ़े लिखे इंसान के होने की हैसियत से बैठ के तय कर सकते हैं। बेसिक बात यही है जो आपने अपनी इसमें लिखी है, रोल ऑफ जुडिशरी एंड लीगल फ्रेटर्निटी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ जस्टिस सिस्टम। दिस इज ए कॉन्स्टेंट वर्क, नॉट ए वन टाइम वर्क। इस किस्म के सेमिनार जैसे आज आपने मुनक्कद किए हैं, इस किस्म के सेमिनार और इस किस्म की बात करने वाले लोग आप अगर और सेमिनारों में भी आ जाएं तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाए, लेकिन वो होते नहीं है। दिल की बात कोई करता नहीं है आके। आज मैंने जो बातें सुनी है ये तो बहुत ही दिल की बातें हैं। एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दोज थिंग्स कि हर एक ने अपनी बात कही है और उन सब बातों का सलूशन है। वो बैठ के बात करके ही सलूशन निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा कि आपने कह दिया वो हो जाए। बैठे आए, कोई ऐसा बात है जिसको आपको बैठ के तय करनी है, अली है, उसको बैठ के बाकायदा डिस्कशन करके तय करके हम करेंगे। बाकी रूल ऑफ लॉ हमारा काम है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, अहमद अवैस साहब, ये हमारा काम है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये हमारे आईनी ड्यूटी है, ये हमारी आईनी ड्यूटी है। अगर इसमें हम फेल होते हैं तो ये वी आर वायलेटिंग आवर ओन ओथ। वी आर नॉट डिलीवरिंग ऑन आवर ओथ। We are not performing function which we are required to do by law and by constitution. So, this is the first and the foremost thing that the Supreme Court of Pakistan, so also the High Courts of all the Pakistan, has to take into consideration, that this is the foremost thing that they have to do and deliver to the people. हर शहरी के फंडामेंटल राइट हर सूरत में प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसके ऊपर दो कलाम नहीं है। और अदालतों को इसमें देने में कोई उज़र नहीं होना चाहिए और उसमें देर भी नहीं करनी चाहिए। ये इकबाल साकिब साहब ने कोई बात की थी, उसका जवाब फिर चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया। चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत अच्छी बात की चैम्बर्स की कि लोग नए वकील जो आते हैं उनको चैम्बर्स मिलने चाहिए, और वही बात मैंने आपको शुरू में बताई। अहमद अवैस साहब ने कुछ चीज़ों की तस्वीर अच्छी नहीं खींची। मैं नहीं समझता ऐसे कोई हालात हैं, और अगर ऐसे कोई हालात हैं तो उसका हम मुकाबला करेंगे। वकीलों के लिए आसानी पैदा करें, उनके एनरोलमेंट के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी इंगेजमेंट के लिए, यही आपका काम है। हमारे से कोई मावनत की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, हमारे इदारे से कोई रिलेटेड चीज़ें आप ज़रूर आएँ, बताएं, हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, उसमें इंशाल्लाह कोई रास्ता निकालेंगे, फैसला करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।